हेलो। नमस्कार सभी को। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एस के सर में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कल के दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो हमारा इससे पहले नदी प्रणाली का टॉपिक चल रहा है और नदी प्रणालियों के तहत हम राजस्थान की अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियों का अध्ययन कर चुके हैं। जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने राजस्थान की अरब सागर की नदियों को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने माही और माही की सहायक नदी सोम और जाखम का अध्ययन किया है। और आज के दिन भी जो हमारी क्लास रहेगी वो अरब सागर से ही जुड़ी हुई नदियों से है। तीन मुख्य नदी है इसमें अरब सागर से जुड़ी हुई, जिसके अंदर पश्चिमी बनास नदी है, साबरमती नदी है और एक हमारी लूणी नदी है। तो दो छोटी छोटी नदियां पश्चिम बनास और साबरमती, और उसके बाद में एक बड़ी नदी लूणी का हमें अध्ययन करना है आज की क्लास में। ये तीन नदियां हमारा मुख्य विशेष रहेगा। फिर इसके बाद में लूणी की कुछ सहायक नदियां हैं, जोजड़ी है, जवाई है, मीठड़ी है, बांडी है, सागी है, लीलड़ी है, गुहिया। ये जो नदियां हैं सारी की सारी सहायक नदियां, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन पढ़ना है। तो सभी का मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल पर, और क्लास स्टार्ट करते हैं आज की हमारी अरब सागर की नदियों की। अरब सागर की नदियों के अंदर आज जो हमें नदियों का अध्ययन करना है, उनके अंदर क्रमवत हमारी रहेगी हेडिंग आज की वही रहेगी, अरब सागर की नदियां। और अरब सागर की नदियों के अंदर जो नदी हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो नदी है पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी अरब सागर के तहत आने वाली नदी है। ऐसी नदी जिसका जल अरब सागर के अंदर जाकर मिल जाता है। तो ये जो हमारी पश्चिमी बनास नदी है, देखिए इस नदी का जो उद्गम होता है ये हमारे, जैसे कि राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान के मैपिंग के अंदर, तो हमारा यहाँ ये भाग जो है आपको यहाँ पर देखने को, देखो एक जिला मिलता है जो हमारा सिरोही जिला। सिरोही जिले से इस नदी का उद्गम होता है। सिरोही के अंदर अगर हम बात करते हैं, सिरोही के अंदर पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है। और यहाँ से उद्गम होने के बाद में यह नदी सिरोही से निकलने के बाद में गुजरात में चली जाती है। आप जब देखोगे ये सीमा जो है राजस्थान की, ये किसके साथ है? गुजरात के साथ। और गुजरात के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे कच्छ की खाड़ियां जो बनी हुई है गुजरात के अंदर, वहां पर जाकर ये नदी उनमें विलीन हो जाती है। देखिए खास बात इस नदी की हमें क्या याद रखनी है कि इसका उद्गम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, कि राजस्थान में इसका उद्गम होता है। बाकी ये पूरी की पूरी जो नदी है वो कहाँ की है? गुजरात की मुख्य नदी है। राजस्थान के हमारे एकमात्र जिले सिरोही के अंदर बहती है। सिरोही से इसका उद्गम है और यहीं पर थोड़ा सा बहने के बाद में कहाँ पे चली जाती है? गुजरात के अंदर। उद्गम की बात करते हैं तो सिरोही के अंदर एक गांव पड़ता है नया सानवरा गांव। नया सानवरा गांव की पहाड़ियां, नया सानवरा गांव की जो पहाड़ियां हैं, यहां से इस नदी का क्या है? उद्गम होता है। नया सानवरा गांव की पहाड़ी से पश्चिमी बनास नदी का क्या हुआ? उद्गम हुआ। तो यहां से उद्गम होने के बाद में सिरोही से होती हुई गुजरात, और गुजरात में जाकर कच्छ की खाड़ी में जाकर ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अब हमारे लिए यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो देखिए इस नदी से हमारे खास करके एकमात्र जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इस नदी का उद्गम कहां से है? तो वो उद्गम कहां से है? नया सानवरा गांव की पहाड़ी से। दूसरा वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है हमसे, कभी राजस्थान से उद्गम होने के बाद में, राजस्थान की एक ऐसी नदी जो राजस्थान से उद्गम होने के बाद में गुजरात की मुख्य नदी के रूप में बहती है, तो ध्यान रखना वो नदी भी कौन सी है? हमारी पश्चिमी बनास नदी है। उद्गम हमारे राजस्थान से है, परंतु ये मुख्य नदी कहाँ की है? गुजरात की है। देखो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि एक तो हमारा जो आबू शहर है, आबू शहर जो माउंट आबू है, आबू शहर जो आबू शहर है ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आबू शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ध्यान रखना पश्चिमी बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। और दूसरा एक गुजरात का डीसा शहर पड़ता है। डीसा गुजरात का कौन सा है? डीसा शहर। और ये जो गुजरात का डीसा शहर है वो भी किस नदी के किनारे है? पश्चिमी बनास नदी के किनारे बना हुआ है। तो ये छोटी सी नदी है, कुछ भी इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, जो भी बनते हैं उन्हें मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि पश्चिम बनास नदी का उद्गम कहां से है? तो सिरोही के नया सानवरा गांव की पहाड़ी से। नेक्स्ट लाइन हमारे लिए क्या रहती है कि यह नदी सिरोही से निकलने के बाद में गुजरात की मुख्य नदी के रूप में बहती है। इस नदी के ऊपर सिरोही का आबू शहर और गुजरात का डीसा शहर बसा हुआ है।
और इसका अंतिम स्थान गुजरात के अंदर कच्छ की खाड़ी में है, और आगे जाकर ये जल कहाँ पे चला जाता है, अरब सागर के अंदर। तो ये इतनी सी नदी है पश्चिमी बनास, कुछ खास टॉपिक इससे जुड़ा हुआ नहीं है। इसके बाद में देखिए, पश्चिमी बनास के बाद में जो दूसरी हमारी आज की नदी है, छोटी सी ही वो नदी है जिसका नाम हम कहेंगे साबरमती नदी। देखिए साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से है, किस प्रकार से वो बहती है। अब सिरोही के नीचे आप आओगे तो सिरोही के नीचे आपको यहाँ पर हमारा राजस्थान का जो झीलों की नगरी है उदयपुर, इसे हम उदयपुर को क्या कहते हैं, झीलों की नगरी। तो ये जो झीलों की नगरी है उदयपुर, यहाँ से जो हमारी नदी है कौन सी, साबरमती। पश्चिम बनास अभी हमने पढ़ी है, दूसरी कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, साबरमती नदी। इस साबरमती नदी का जो उद्गम है वो उदयपुर के अंदर से होता है। यहाँ से उदयपुर के अंदर उद्गम होने के बाद में यह नदी भी कहाँ पे चली जाती है, गुजरात के अंदर। यह नदी भी कहाँ पे जाएंगी, गुजरात के अंदर, और गुजरात के अंदर वही कच्छ की खाड़ी में जाकर ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो वही सेम चीजें हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। हमें क्या क्या याद रखना है इस नदी से, इस नदी से हमें क्या याद रखना है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले कि साबरमती नदी का उद्गम अगर राजस्थान में है तो राजस्थान में इसका उद्गम होता कहां से है, तो राजस्थान में इसके उद्गम की बात करते हैं तो उदयपुर के अंदर, जो उदयपुर की जाडोल तहसील है, उदयपुर की जाडोल तहसील, उस जाडोल तहसील के अंदर बिछामेड़ा की पहाड़ियां, बाबलवाड़ा के जंगल पड़ते हैं, बाबलवाड़ा का जंगल और बिछामेड़ा की पहाड़ी, ये जो स्थान पड़ता है, या हम कहें पादरला पहाड़ी, पादरला पहाड़ी इसका मुख्य है। तो उदयपुर के अंदर पादरला गांव की पहाड़ियों से, उदयपुर के अंदर कहां से, पादरला गांव की पहाड़ियों से इस नदी का क्या हुआ, उद्गम हुआ। पादरला गांव की पहाड़ी, यहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। तो साबरमती नदी उद्गम आपके सामने आ चुका है, कहां से है, पादरला गांव की पहाड़ियों से इसका क्या हुआ, उद्गम हुआ। उद्गम होने के बाद में यह उदयपुर से बहती हुई गुजरात के अंदर जाकर क्या होगी, विलुप्त हो गई। अब हमारे लिए इस नदी ने क्या क्या क्वेश्चन छोड़े, वो चीजें हमें देखनी है। देखो जब यह नदी राजस्थान से बाहर निकलती है, गुजरात के अंदर जब ये नदी पहुंचती है, इस पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जैसे ही ये राजस्थान से बाहर निकलती है तो खास बात क्या है कि इसका जल 5 भागों में, यानी 5 भागों में इस प्रकार से विभाजित हो जाता है, 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से हम इन्हें क्या बोलते हैं, सरिताएं। जब किसी नदी की अलग अलग शाखाएं निकलती हैं तो उन शाखाओं को क्या बोला जाता है, सरिताएं। तो हमसे क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान की एक ऐसी नदी जिसका जल 5 सरिताओं में विभाजित होकर निकलता है। तो ध्यान रखना, साबरमती नदी जब राजस्थान से बाहर निकलती है तो उसका जल 5 सरिताओं में, अलग अलग 5 भागों में इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है, 5 सरिताओं में जल बंट जाता है और आगे जाकर वापस ये नदी एक रूप ले लेती है। तो यहां से हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य की एक ऐसी नदी जिसका जल 5 सरिताओं में विभाजित होता है, तो वो कौन सी है, साबरमती नदी है। अब दूसरी चीज क्या है कि भी ये नदी भी क्या हो गई, वैसे तो देखो तो गुजरात की ये मुख्य नदी हो गई, राजस्थान के अंदर इसका जल उपयोग में नहीं लिया जा रहा था। अब राजस्थान सरकार ने क्या किया कि भी इस नदी का जल हमारे उपयोग में लेने के लिए यहां से एक सुरंग का निर्माण कर दिया कि इसका जल वापस राजस्थान में लाया जाए, प्रयोग में लिया जाए। नदी भी हमारी थी, तो यहाँ पर एक सुरंग बनाई गई जिसे को हम कहते हैं देवांश सुरंग। सुरंग का नाम क्या है, देवांश सुरंग। देवांश सुरंग का संबंध किस नदी से है, तो वो नदी कौन सी हो जाएगी, साबरमती नदी। देवास सुरंग किस राजस्थान के किस जिले से जुड़ी हुई है, तो कौन सा जिला हो जाएगा, उदयपुर। साबरमती नदी के अंदर एक सुरंग बनाई गई, देवास सुरंग। ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग परियोजना है ये। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग परियोजना अगर कोई है तो वो यही है, देवास जल सुरंग परियोजना। 11.5 मीटर के करीब ये 11.5 किलोमीटर के करीब ये लंबी जल परियोजनाएं हैं। तो देवास जल सुरंग परियोजना का संबंध किस नदी से है, साबरमती नदी से है, और राजस्थान के किस जिले से जुड़ी हुई है, उदयपुर से। अब इस सुरंग के माध्यम से इस नदी का जल हमारी जो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है या यहाँ के जो जंगल है उनके अंदर इसका जल प्रयोग में लिया जाता है। तो ये हमारी साबरमती नदी है। ध्यान रखना, इस साबरमती नदी के ऊपर ही महात्मा गांधी जी का जो आश्रम था गुजरात में, साबरमती आश्रम, वो इसी नदी के किनारे गुजरात के अंदर बना हुआ था, साबरमती आश्रम। ठीक है, तो ये हमारे
कुछ इस नदी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आराम से सुनिएगा ध्यान लगाकर। सबसे पहले कि साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो उदयपुर में पादरला गांव की पहाड़ियों से। यह नदी उदयपुर से निकलने के बाद में गुजरात के अंदर जो खंबात की खाड़ी पड़ती है वहाँ पर जाकर ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कि फिर कि राजस्थान से इसका जल 5 सरिताओं में बाहर निकलता है। इसका जल कितनी सरिताओं में विभाजित होकर बाहर निकलता है, 5 सरिताओं। कि इस नदी के जल उपयोग के लिए देवांश जल सुरंग परियोजना का निर्माण किया गया है, जो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग परियोजना है। क्लियर। नेक्स्ट अंतिम चीज क्या है कि इस नदी के ऊपर गुजरात में साबरमती आश्रम बना हुआ है। तो ये हमारी दो नदियां, दोनों के दोनों अरब सागर की नदियां हैं। एक जो हमने पश्चिमी बनास पढ़ी, दूसरी हमने साबरमती नदी का अध्ययन किया। अब देखिए हमारी तीसरी बड़ी नदी जिसका हमें आज के दिन अध्ययन करना है। तो हम बात कर रहे हैं अब जो मुख्य नदी है, सबसे ज्यादा जिसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के दिन की, हम तीसरे नंबर की जो नदी उठा रहे हैं, नदी का नाम है लूणी नदी। लूणी नदी, और लूणी नदी भी राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं मरुस्थल के अंदर बड़ी विशेषताएं रखती है, इसलिए इस नदी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसकी लंबाई को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, इसके उपनामों को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, इसका बहाव क्षेत्र पूछा जा सकता है, कितने जिलों में बहती है, कहाँ तक इसका जल मीठा है, कहाँ तक खारा है, लूणी नदी में अधिक वर्षा हुई तो बाढ़ का प्रकोप कहाँ पे देखा जाता है, अरावली के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है, कालिदास ने किस नदी को अंतःसलीला की उपाधि दी थी, किस नदी को लवणवती नदी के नाम से जाना जाता है, मिट्टी खारी के उपनाम से जानते हैं, वो सारी बातें इसी नदी से जुड़ी हुई है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लूणी नदी। पहले मैपिंग को समझिएगा, अगर आपके पास मैप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा समझिए। देखिए इस नदी का जो उद्गम है वो राजस्थान की हृदय स्थली से होता है। हृदय स्थली से समझ गए होंगे आप, राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है, अजमेर को। यानी अजमेर जिले से क्या है, इसका उद्गम होता है। अजमेर से उद्गम होने के बाद में ये जो नदी है वो आती है नागौर के अंदर। कौन से जिले में है, नागौर में। नागौर के बाद में इस नदी का जो जल आता है वो कहाँ पे है, पाली में। फिर इसका जो जल है वो कहाँ पे चला जाता है, जोधपुर में। जोधपुर के बाद में यह आती है बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में इस नदी का जल कहाँ पे है, पाली के अंदर, सॉरी बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में ये कहाँ पे है, जालोर। और जालोर के बाद में अगर हम बात करते हैं तो सीधी चली जाती है गुजरात के अंदर। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास मैं जिलों के नाम दिख देता हूँ। कौन सा जिला, अजमेर। उद्गम होता है अजमेर से, समझते जाइएगा, समझ में आ जाएगा। अजमेर के बाद में यह नदी कौन से जिले में आई, नागौर। नागौर के बाद में कौन से जिले से संबंध है, पाली। पाली के बाद में कहाँ, जोधपुर। जोधपुर के बाद में कहाँ पे, बाड़मेर। जोधपुर के बाद में कौन से जिले में, बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में कहाँ, जालोर। जालोर। और जालोर के बाद में ये कहाँ पे आ गई, केम्बे की खाड़ी या खंबात, कच्छ के रण में आकर क्या हो गई, विलुप्त हो गई। कच्छ के रण में, कच्छ का रण कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में, और यहाँ पर आकर ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए लूणी नदी से यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि लूणी नदी राजस्थान के कितने जिलों के अंदर बहती है। तो अब देखो आपके सामने जिले हैं अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, यानी 6 जिलों के अंदर बहने वाली नदी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पीछे के एग्जामों में, प्रैक्टिस पेपरों के अंदर, कि राजस्थान के 6 जिलों में बहने वाली नदियां कौन सी जोड़ा पूछा जाता है। जैसे बनास पढ़ोगे तो वो भी 6 के अंदर है, जैसे कि चंबल की बात करेंगे तो वो भी 6-7 जिलों के अंदर है, वो भी 6 जिलों के अंदर है, वैसे लूणी ही 6 जिलों के अंदर है। तो हम जैसे जैसे नक्शे को अच्छे से आप बारीकियों से पढ़ते जाओगे आपको हर चीज़ का पता चलेगा, कौन सी नदी कितने जिलों से संबंध रखती है, वो कहाँ कहाँ पर बहती है, इसलिए नक्शा जरूरी है, नदियों को सीधा मत पढ़िए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इस नदी का जो उद्गम है वहां पर मैं 2 ब्ल्यू लगा रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से मैंने 2 टैपिंग की है अजमेर के अंदर, ठीक है। मैंने पहली नदी बनाई, अजमेर से निकली, अजमेर से कहाँ पे आ गई, नागौर। नागौर से कहाँ पे आई, पाली में। पाली से कहाँ पे चली गई, जोधपुर। जोधपुर के अंदर बाद में कहाँ पे आ गई, बाड़मेर। बाड़मेर से कहाँ, जालोर। और जालोर से कहाँ पे आ गई, कच्छ के रण में, गुजरात में। ये जो नदी है वो कौन सी हो गई, लूणी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अजमेर,
अजमेर से कहाँ पे आई? नागौर, नागौर से कहाँ? पाली, पाली से कहाँ पे? जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, जालोर से कहाँ पे? कच्छ के रण में, गुजरात में। अब देखिए पहला टैपिंग जो आपके समझ में आया, कैसे लूणी, ये जो नदी मैंने बनाई है ये कौन सी है? लूणी। अब इसके पास में ही मैंने एक छोटा सा और चंद्र बिंदु बना रखा है, एक छोटा ब्लैक होल मार कर रखा है। इसका क्या मतलब है? तो इसकी जब हम बात करते हैं तो देखिए ये एक नाला है जिसको हम साबरमती नाले के नाम से जानते हैं, साबरमती के नाम से, या सागरमती लिखा होता है, साबरमती या सागरमती नाले के नाम से क्या है हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जब तक ये नदी, यहाँ पर खास बात क्या है कि ये जो साबरमती नाला है ये यहाँ से निकलने के बाद में थोड़ी दूर बहने के बाद में अजमेर में ही जाकर इस नदी के अंदर मिल जाता है, ये इतना सा। इससे हम क्या कहते हैं? साबरमती, सागरमती, सागरमती करो, सागरमती नाला। ठीक है, सागरमती नाला। जब तक ये साबरमती नाला इस लूणी के अंदर नहीं मिलता है तब तक इस नदी को किस नाम से जानते हैं? सागरमती के नाम से। जैसे ही इनका मिलन होता है अजमेर के अंदर दोनों का, यहाँ पर जैसे इन दोनों का मिलन हुआ उसके बाद में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? लूणी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लूणी और सागरमती यानी इसी का उपनाम है सागरमती, लूणी का ही, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपको जो मुख्य मुख्य चीजें हेडिंग याद रखनी है वो क्या रखनी है? देखो लूणी नदी के ऊपर जोधपुर के अंदर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है जसवंत सागर बांध। लूणी नदी के ऊपर जोधपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध कौन सी नदी के ऊपर है? तो ध्यान रखना लूणी नदी के ऊपर। कहाँ पे बना हुआ है? तो जोधपुर जिले के अंदर। फिर हम बाड़मेर की बात करते हैं तो बाड़मेर के अंदर इसके ऊपर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है बालोतरा। शहर का नाम क्या है? बालोतरा शहर। और बालोतरा जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लूणी नदी के किनारे बसा हुआ है। और किस जिले के अंदर है बालोतरा? तो बाड़मेर के अंदर। यहीं पर हमें एक सभ्यता विकसित हुई थी लूणी नदी के किनारे बाड़मेर में, एक सभ्यता पढ़ते हो आप, और वो सभ्यता कौन सी थी? तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? तिलवाड़ा सभ्यता। तो दो क्वेश्चन छोड़ती है ये सभ्यता। पहला क्वेश्चन तो क्या कि तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है, किस नदी के मुहाने पर विकसित हुई? तो वो नदी कौन सी है? लूणी नदी के मुहाने पर विकसित हुई। दूसरा कि तिलवाड़ा सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो वो जिला कौन सा है? बाड़मेर। फिर आप यहीं पर एक स्थान और पढ़ते हो जिसका नाम है गुड्डा मलानी। क्या नाम है? गुड्डा मलानी। गुड्डा मलानी। और गुड्डा मलानी कहाँ पे पड़ता है? बाड़मेर के अंदर। ये जो गुड्डा मलानी है, ये जो शहर है गुड्डा मलानी, ये भी किस नदी के किनारे है? बाड़मेर में, लूणी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब ये बातें हो गई, हमें कितनी चीजें क्लियर हुई। पहली चीज तो ये कि कितने जिलों के अंदर बहती है, उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर से। अब उद्गम अजमेर में कहाँ से होता है ये बात देखिए। उद्गम की बात कर रहे हैं हम, अजमेर से हो रहा है, तो पर अजमेर में कहाँ से होता है? तो अजमेर के अंदर एक झील पड़ने को आती है, देखिए अन्ना सागर झील, जिसका निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था, वही अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील या यहाँ पर ये पहाड़ी का नाम आता है, वो पहाड़ कौन सा है? नाग पहाड़। अन्ना सागर झील या नाग पहाड़ से इसका क्या हुआ? उद्गम हुआ। उद्गम अजमेर के अन्ना सागर झील या नाग पहाड़ से लूणी नदी का क्या हुआ? उद्गम हुआ। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनते जाइए कि लूणी नदी का उद्गम अन्ना सागर झील या नाग पहाड़ अजमेर से हुआ। यह नदी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर से बहती हुई गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए, इस नदी के किनारे जोधपुर में जसवंत सागर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट लाइन का, इस नदी के किनारे बाड़मेर का बालोतरा शहर, बाड़मेर का गुड्डा मलानी शहर स्थित है। नेक्स्ट लाइन कि इस नदी के किनारे बाड़मेर में तिलवाड़ा सभ्यता विकसित हुई थी। इतनी चीजें हमें याद रखनी। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, इसमें क्या जोड़नी है हमें कि जैसे ही यह नदी जालोर के अंदर आती है तो जालोर के अंदर इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र बनता है इस नदी का बहाव क्षेत्र, इस बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है?
लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को जालोर में किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना, यहाँ पर दो शब्द ध्यान रखना। एक तो रेला शब्द, कौन सा शब्द? रेला, या इसे कहा जाता है नेड़ा। रेला या नेड़ा, इसका क्या कहलाएगा? बहाव क्षेत्र। लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को जालोर में क्या कहते हैं? तो जालोर में इसको क्या कहते हैं? रेला या नेड़ा। अब एक बात यहां पर ध्यान रखना, जालोर में हमसे पूछे तो हम क्या कहेंगे? रेला या नेड़ा इसके बहाव क्षेत्र को। और संपूर्ण को पूछ ले कि लूणी नदी के संपूर्ण बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं गोड़वाड़ प्रदेश। किस नाम से जानते हैं? गोड़वाड़ प्रदेश की मुख्य नदी के रूप में हम इसे जानते हैं। ठीक, क्लियर? अब हमें कुछ चीजें और जाननी है, थोड़ा सा इसको ढंग से पढ़िएगा। जो क्या क्या है, देखो मैं एक चीज बना रहा हूं, उसको समझिएगा। ये हमने राजस्थान को पढ़ा था, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का डिवाइडेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपको ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है तो कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पर हमने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को पढ़ा था। इसके बाद में हमने क्या पढ़ी थी? अरावली पर्वतमाला। क्या पढ़ी थी? अरावली पर्वतमाला। यहाँ पे हमने वर्षा कितनी पढ़ी थी? 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ी थी? 50 से लेकर 60 सेंटीमीटर औसत वर्षा। जहन में है? भौतिक प्रदेश में ये चीज मैंने पढ़ाई थी। ये हमारा कौन सा भाग था? मरुस्थल। ये कौन सा था? मरुस्थल। और ये हमारा कौन सा था? अरावली। अब कुछ चीजों को समझना, बड़ी बारीकी से समझना, ठीक है? अब देखो, लूणी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? अजमेर से। कहां से हो रहा है? अजमेर। अजमेर जिला कहां पे आता है? अरावली के अंदर। कहां पे आता है? अरावली में। यहाँ पे मध्य अरावली का भाग है अजमेर। अब देखो, अजमेर से ये नदी निकली, तो यानी लूणी नदी का उद्गम कहां से हुआ? हम ये कह सकते हैं ना, अरावली पर्वतमाला से। लूणी नदी का उद्गम कहां से हुआ? अरावली पर्वतमाला से कह सकते हैं ना, क्योंकि अजमेर जो जिला है वो कहां पे आता है? अरावली के तहत आता है। इसलिए हम कहते हैं कि अरावली में अधिक वर्षा होने पर, अरावली में अधिक वर्षा होने पर बाढ़ का प्रकोप कहां देखा जाता है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमसे। अब अरावली में अधिक वर्षा हो रही है तो फिर लूणी नदी का क्या संबंध हुआ? क्योंकि अरावली का जल कौन उठा रही है? लूणी नदी उठा रही है। और इसी वजह से अरावली में जब ज्यादा वर्षा होगी तो फिर बाढ़ कौन सी नदी में आएगी? लूणी नदी में आनी है। ये बात निश्चित है, क्योंकि लूणी जल उठा के लेके जा रही है अरावली से। तो ध्यान रखिए। अब देखो, खास बात क्या है कि इसका उद्गम अजमेर के अंदर है। इसके बाद में कौन सा जिला है? नागौर। और नागौर आपने कहां पे पढ़ा था? मरुस्थल के अंदर है। फिर जिला कौन सा है? पाली। पाली भी कहां पे आ गया? मरुस्थल में। फिर जिला कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर भी कहां पे आता है? मरुस्थल में। फिर जिला कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर भी कहां पे है? मरुस्थल में। फिर जिला कौन सा है? जालोर। जालोर भी कहां पे है? मरुस्थल के अंदर। खास बात क्या, देखिए बड़ी अच्छे से समझिएगा। बाकी जो लूणी नदी के 5 जिले हैं, 5 के 5 किसके भाग हैं? मरुस्थल के। परंतु एकमात्र ऐसा जिला है जो अरावली का हिस्सा है, और वो कौन सा है? अजमेर, जहां से इस नदी का क्या हो रहा है? उद्गम। ठीक है। अब देखो कि राजस्थान की एक ऐसी नदी, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछाते हैं कि राजस्थान की एक ऐसी नदी जो अधिक वर्षा वाले स्थानों से, अधिक वर्षा वाले स्थानों से जल उठाकर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बहती है। तो ये देखो कितना शानदार। अब दिमाग आपने नक्शे में पढ़ा है, देखो यहाँ पर अधिक वर्षा है, 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, और यहाँ पर 20 से 50 है, यानी कम वर्षा है। अधिक वर्षा वाले स्थानों से जल उठाया और बह कहाँ पे रही है? कम वर्षा वाले स्थानों की ओर। तो वो नदी कौन सी होगी? लूणी नदी। कोई दिक्कत? अरे बड़ा शानदार है, सिर्फ हमें समझना है कि अधिक वर्षा वाले स्थानों से जल उठाकर कम वर्षा वाले स्थानों की ओर बहने वाली नदी कौन सी हो गई? लूणी हो गई। इसी पर्सन की दूसरी लैंग्वेज, वो हमें ये कह दे कि भी अरावली में, सॉरी, अरावली के समानांतर बहने वाली राजस्थान की नदी कौन सी है? अब देखो, अरावली के समानांतर पश्चिम में बहने वाली, ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। अरावली के समानांतर पश्चिम में बहने वाली नदी। अब देखो, अरावली के बिल्कुल एक बार उद्गम तो अरावली से हुआ, परंतु फिर उसके ऊपर बिल्कुल उसके साथ साथ बहती हुई आ रही है, वापस अरावली में नहीं गई, उसके ऊपर ऊपर और बहती हुई किस दिशा की ओर आ रही है? पश्चिम दिशा की ओर। तो अरावली के समानांतर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी भी कौन सी होगी? लूणी नदी होगी। क्लियर? फिर देखिए,
अब जो क्वेश्चन था कि अरावली में अधिक वर्षा होने पर बाढ़ का प्रकोप कहाँ देखा जाता है, तो कहाँ पे बाढ़ का प्रकोप देखा जाएगा? ये जो मैंने शहर लिखा हुआ है बालोतरा, बालोतरा शहर जो है ना वो लूणी नदी का सबसे नीचा स्थान है। बालोतरा शहर क्या है? लूणी नदी का सबसे नीचा स्थान है। जैसे ही लूणी नदी में अधिक जल होगा वैसे ही सारा पानी आकर कहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा? बालोतरा में। हम ये देखते हैं ना, जब बारिश होती है तो रास्तों के ऊपर हम देखते हैं, जैसे ही बारिश हुई तो जहाँ पर रास्ता नीचा है वहाँ पर जल जाकर क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा अधिक वर्षा होने पर। वैसे ही लूणी नदी का जो सबसे नीचा स्थान है वो कौन सा है? ये बालोतरा। ये जो पॉइंट है बालोतरा वाला, ये इसका सबसे नीचा स्थान है। जैसे ही यहाँ पर वर्षा अधिक हुई अरावली के अंदर तो सारा जल लूणिया से उठाएगी और जल लाकर कहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा? इस बालोतरा शहर में। तो अरावली में अधिक वर्षा होने पर बाढ़ का प्रकोप कहाँ पे देखा जाएगा? बालोतरा शहर में देखा जाएगा। क्लियर हुई ये चीज? ठीक। अब देखिए नेक्स्ट चीज कि यहाँ तक जब तक इस नदी का जैसे जल आता है, इस बालोतरा तक इसका जब जल आता है तो इसका जल कैसा होता है? मीठा। इसका जल कैसा रहता है? मीठा जल रहता है। जैसे ही बालोतरा से बाहर इसका जल निकलता है आगे तो इसका जल कैसा हो जाता है? खारा। इसका जल कैसा हो जाता है? खारा। ये ध्यान देने वाली बात है, हम सीधा उपनाम पढ़ लेते हैं, मिठी खारी नदी के उपनाम से जानते हैं, क्योंकि मीठा जल हो गया और खारा जल हो गया इसलिए इस नदी को मिठी खारी के उपनाम से जानते हैं। परंतु ध्यान रखना, क्वेश्चन हमसे इस प्रकार से पूछ ले कि लूणी नदी का जल कहाँ तक मीठा है, तो मीठा कहाँ तक है? बालोतरा तक इसका जल क्या है? मीठा। जैसे यहाँ पर जब पीछे आती है तो जल मीठा है, बालोतरा से आगे जैसे ही निकले इसका जल क्या हो जाएगा? खारा हो जाएगा। इसलिए इस नदी को क्या कहते हैं? मिठी खारी नदी के उपनाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक इसका अलग से याद रखिए, एक व्यक्ति है कालिदास। कालिदास, और कालिदास के द्वारा इस नदी को एक उपाधि दी गई थी, वो उपाधि क्या है? अंतः सलीला। कालिदास ने अंतः सलीला की उपाधि किस नदी को दी थी? तो वो नदी है लूणी नदी। कालिदास के द्वारा अंतः सलीला की उपाधि किसे दी गई थी? लूणी को। ये अलग से याद रखिएगा। अब हमारे क्वेश्चन जो कुछ उपनामों से, एक इसे हम लूणी को लवणवती के नाम से जानते हैं, लूणी को लवणवती के उपनाम से जानते हैं। फिर क्या देखो, इसे कहा जाता है पश्चिमी मरुस्थल की गंगा। कौन से मरुस्थल की गंगा? पश्चिमी मरुस्थल, क्योंकि ये जो पूरा मरुस्थल है पश्चिम के अंदर बहने की वजह से इस नदी का उपनाम क्या पड़ गया? पश्चिमी मरुस्थल की गंगा। ठीक है, इसे ही हम कह देते हैं पश्चिमी मरुस्थल की जीवन रेखा। पश्चिमी मरुस्थल की क्या है? ये जीवन रेखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके उपनाम बनते हैं। मरुस्थल की गंगा के नाम से जानते हैं, या पश्चिम मरुस्थल की गंगा कहते हैं। हम पश्चिम की श्रवण रेखा के नाम से जानते हैं, जीवन रेखा जिसको कहा जाता है। इस मिठी खारी नदी के उपनाम से जानते हैं, इसे लवणवती के उपनाम से जानते हैं। इसी नदी को कालिदास ने अंतः सलीला कहा था। लूणी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? अजमेर के अंदर नाग पहाड़ से इसका उद्गम है। फिर हमने पढ़ा इसके ऊपर जोधपुर में जसवंत सागर बांध है, इसके ऊपर बालोतरा शहर बसा हुआ है बाड़मेर में, जो इसका सबसे नीचा स्थान है। इस नदी का जल बालोतरा तक मीठा है, बाद में कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। अरावली में अधिक वर्षा हुई तो बाढ़ का प्रकोप भी कहाँ पे आता है? बालोतरा के अंदर आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, अरावली के समानांतर बहने वाली नदी भी कौन सी है? तो लूणी है। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर मुख्य नदी कौन सी है? तो लूणी है। तो अब हमारे देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ें हो रहा है। एक जैसे कि ये गुड्डामलानी शहर बसा हुआ है इस नदी के किनारे। अब देखो गुड्डामलानी क्यों प्रसिद्ध है? घोड़ों का तीर्थ स्थल लगता है। घोड़ों का सबसे बड़ा मेला अगर कहीं पर लगता है तो वो कहाँ पे लगता है? इसी गुड्डामलानी के अंदर। घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? तो गुड्डामलानी बाड़मेर। लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को जालोर में क्या कहा जाता है? तो रेला और नेड़ा के नाम से जानते हैं। अब देखो, यह राजस्थान के अंदर अरब सागर का जो टोटल 17% जल संरक्षण हमने पढ़ा था, उसमें से यह राजस्थान का 10.41% अकेला नदी लेती है। लूणी नदी जो राजस्थान के कुल जल क्षेत्र का, अरब सागर का जो जल क्षेत्र है उसका 10.41% अकेली लूणी नदी के तहत आता है। ध्यान रखना, राजस्थान संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए है? तब भी हमने पढ़ा था राजस्थान संपूर्ण भारत के 10/41% भाग पर फैला हुआ है। तो
तो इसी प्रकार से ये लूणी नदी है। अब इसके बाद में क्या बचता है, लूणी की सहायक नदियाँ। जोजड़ी जो इसका अपवाद है उसके बारे में बात करेंगे। जोवाई, जिस पर जोवाई बांध सुमेरपुर पाली में बना हुआ है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। इसके बाद में जुआई, गुहिया, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, ये सगाई, मैत्री जो इसकी सहायक नदियां हैं, जिनको हमें एक दो को इम्पोर्टेंट है, जैसे जोजड़ी है, जुआई है, तो इनको जो हम अध्ययन करेंगे वो हमारी नेक्स्ट क्लास का रहेगा। कल के दिन पहले ही कह चुका हूँ, क्लास नहीं ले पाया था थोड़ी तबीयत डाउन होने की वजह से। बाकी निरंतर आपकी क्लासें चलती रहेंगी और आप इसी प्रकार से मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आप लोगों का मुझे मिल रहा है, धन्यवाद। आपके कमेंट मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छे आप कमेंट कर रहे हो, मेरे वीडियो को लाइक भी कर रहे हो और मुझे एक नई ऊर्जा दे रहे हो पढ़ाने की। आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ पढ़ाने के लिए। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक इस नदी को आप अच्छे से देखिए। धन्यवाद।